नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जो गुजरात में हो रहा है और कांग्रेस ने क्या नई रणनीति तय की है, उसी के बारे में बात करेंगे। आज इतने वर्षों के बाद कांग्रेस को क्यों सरदार पटेल की याद आई, उसके बारे में भी बात करेंगे और उनका अगला टारगेट यानी कि किस वोट बैंक की राजनीति वो करने वाली है, उसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले एक बात जरूर आप लोगों को कह के स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इससे कांग्रेस की दशा और दिशा समझ में आएगी और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पे बिल्कुल ही फिट बैठती है। निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अपने भटकते कदमों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं। यही स्थिति अभी कांग्रेस की है। 65 साल करीब करीब हो गए, उसके बाद कांग्रेस को गुजरात याद आया। ये अधिवेशन गुजरात में हो रहा है और गुजरात में भी कहाँ, जहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है, लिबर्टी, वहाँ पे ये अधिवेशन हो रहा है। ये कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है। अब ये सारी बातें मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने शीर्षक ही इसका दिया है कि मोहब्बत की दुकान पर ताला लग गया है। जो राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे थे और ये लोगों को बताने के लिए लगे हुए थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं, उस मोहब्बत की दुकान पर इस अधिवेशन में पूर्ण रूप से ताला लग गया। कांग्रेस पार्टी नया रास्ता तलाश रही है, बिना यह तय किए हुए कि आखिर उसे पहुंचना कहाँ है। कांग्रेस को आज़ादी के 78 साल और संविधान बनने के 75 साल बाद याद आया कि स्वतंत्रता संग्राम में वह राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल रही थी। सोचिए, गुजरात में कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन शुरू हुआ। इसके जरिए राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी, याद रखिएगा, आने वाले दिनों में राहुल गांधी अगर राष्ट्रवाद की बात करते हुए नजर आए तो आप अचंभित मत होइएगा। ये नई पॉलिसी कांग्रेस को लॉन्च करने जा रही है, उसी के बारे में बता रहा हूं आपको। कांग्रेस को अचानक सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आ गई। कांग्रेस को कभी नहीं लगा कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल को भारत रत्न देना चाहिए। उन्हें भारत रत्न कब मिला? जब इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी बने, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिला। जबकि सरदार पटेल को इस देश में सबसे पहला भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया?
नेहरू के रहते हुए उन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा जी के कार्यकाल में उन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। और राजीव गांधी की जो हत्या हुई वो नहीं होती, और अगर राजीव गांधी दोबारा रिपीट करते तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी के जो पिता हैं राजीव गांधी, उनको भी प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इस देश का दुर्भाग्य है और ये कांग्रेस की अटल सच्चाई है। कांग्रेस को कभी नहीं लगा था कि इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल को भारत रत्न देना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कविड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की बनवाई। नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब देखिए उसी जगह पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास भी नहीं जाना है, साबरमती रिवर फ्रंट के पास भी नहीं जाना है, नहीं तो देश में क्या मैसेज जाएगा कि अरे गुजरात मॉडल की जो बात होता है वो तो मानना पड़ेगा। ये है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा। आज तक कोई कांग्रेसी नेता सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, कोई नहीं गया। जैसे कि राम मंदिर में भी आपने देखा कि किस तरह से चाहे महाकुंभ की बात हो जाए, किस तरह से गांधी परिवार इसको अवॉइड करता रहा है। आज तक कोई कांग्रेसी नेता यहां नहीं गया। चुनाव में लगातार मात खाने के बाद कांग्रेस को आज सरदार पटेल की याद सताने लगी है। यह दिखावटी प्रेम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता है, इसलिए इसका कोई असर होने वाला नहीं है इस देश के नागरिकों के ऊपर। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए कि जब देश आज़ाद होने वाला था तो जब गांधी जी के पास सारे जो कांग्रेसी थे वो लोग गए और इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनने की बात हुई, तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से सरदार पटेल का नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया और नेहरू जी का नाम आगे बढ़ाया और उसके बाद नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। गांधी जी का तर्क क्या था और नेहरू जी की जो सोच थी, नेहरू जी भले ही भारत में पैदा हुए थे लेकिन उनकी सोच जो थी वो एकदम पश्चिमी थी। आपने राहुल गांधी को देखा होगा, जब विदेशों में जाते हैं तो अजीब अजीब तरह का बयान देते हैं, और वैसा व्यक्ति अगर राष्ट्रवाद की बात करेगा तो कैसा लगेगा। यही राहुल गांधी बाहर में जाकर जब यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि हम यूनियन ऑफ स्टेट से लड़ाई करें, इस देश को वो देश नहीं मानते, ये राज्यों के समूह को रूप में इस देश को देखते हैं, इंडिया को देश नहीं मानते। राहुल गांधी के नजरिए से अगर आप इसको देखते हैं तो अभी वक्त एक्ट की जब बात हुई, संसद में गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला। ये आप सभी जानते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा तो नदारद थी, वो शायद विदेश घूम रही हैं और इस अधिवेशन में भी वो नहीं है, और उनके सपोर्टर जो 35 लोग हैं वो भी इस अधिवेशन में नहीं है। तो ये पहले अपने परिवार के अंदर के प्यार को देख ले, तो फिर बाहर में
लोगों को जोड़ने का काम करे तो ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके आगे हाल ही में आज कल के घटना है, जब वक्त एक्ट पास हुआ तो आपने देखा टीवी में खबरों में चल रहा था बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ, और इससे पहले कोलकाता में ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। आपने विपक्ष के किसी भी नेता को किसी का भी बयान आपने सुना? और जो बिल पास होने के बाद एक तरफ पूरे देश के राज्यों को देख ले और एक तरफ बंगाल को दिए, आखिर ये बंगाल में ही क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ममता बनर्जी के सह से पश्चिम बंगाल के सरकार के सहमति से ये पूर्ण रूप से आयोजित प्रक्रिया है जिसको बंगाल में दोहराया जा रहा है। आज ही हमने देखा खबरों में कि केंद्र के पास से इंटेलिजेंस इनपुट बंगाल के पास पहले से था कि रामनवमी के बाद इस तरह की घटना हो सकती है। उसके बावजूद भी जब वहाँ के लोकल एसपी से बात किया गया और पूछा गया कि जब आपके पास पहले से इनपुट था तो आपने पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की, तो वो गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए। ये बंगाल की सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यही स्थिति है। और इस तरह की जब घटनाएं घटती है उस समय राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष हो, इनके मुंह में दही जम जाता है। अब जब मैं ये बात कह रहा था कि मोहब्बत की दुकान पर ताला लगे तो नया नैरेटिव क्या गढ़ा गया? उसका नाम दिया गया हारमनी, यानी कि सामंजस्य, समन्वय। इसकी बात की गई और इसके जरिए क्या बात की गई कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। राहुल गांधी ने इसमें एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो वक्त एक्ट पास हुआ वो संविधान के विरोध में है। और आपने कांग्रेस के अक्सर नेताओं को देखा होगा कि वो लाल किताब दिखाते रहते हैं, लेकिन कैसे ये विरोध में है, किस एक्ट के तहत विरोध में है, इसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो वो कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको शुरू से ये लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही परम सत्य है, बाकी इससे ज़्यादा हमको कोई बता नहीं सकता। जो मैंने बोल दिया वही सही है। यही हाल राहुल गांधी की है। तो इसमें ये बात हुई कि ओबीसी हमसे अलग हो गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि ओबीसी कभी कांग्रेस के साथ थी ही नहीं। और अभी भी जो डिवाइडेशन की बात होती है, उनकी भागीदारी की बात होती है, तो राहुल गांधी को ये नहीं दिखता कि इस देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी उसी समाज से आते हैं। क्या ये ओबीसी समाज को दिखाई नहीं देता है क्या? ये भी राहुल गांधी को सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को खास करके इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी एक अलग ही राय है कि भाजी भाजपा सारा नंबर गेम सेट कर लेती है, ईवीएम को भी मिला लेती है, पूरा सरकारी तंत्र को यूज करके किसी तरह से चुनाव जीत जाती है। उनके छोटे छोटे अलग नेताओं ने कई तरह की बातें बोली। ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, हमारे नेता वेस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया का मतलब गांधी जी ने जो लड़ाई की थी अंग्रेजों से, वो हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। और वेस्ट इंडिया की बात करने का तात्पर्य ये था कि महाराष्ट्र और गुजरात
और ये अधिवेशन गुजरात में कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं किसके बारे में? गुजरातियों और मराठियों के बारे में। और ये सोचते हैं कि हम अब राष्ट्रवाद की पीछ पे चलेंगे, जो भाजपा चल रही है उसी के पीछ पे जाकर बैटिंग करेंगे। तो इनकी ये राष्ट्रवाद किस तरह की राष्ट्रवाद है भगवान जाने। एक बात और राहुल गांधी ने कहा कि वक्त बिल के साथ ही अब ईसाई, सिख और ओबीसी समाज पे भी ये सरकार हमले करेगी। और राहुल गांधी ने एक नया नारा भी दिया कि हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, उसमें हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और ओबीसी को अपने साथ जोड़ेंगे। और इससे उनको लग रहा है कि वो 5-7 राज्यों में सरकार बना सकते हैं। और यहां तक कहा कि हम चाहें तो यूपी में भी हम लोग सत्ता में वापस आ सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में वो बिहार आए थे, कन्हैया कुमार, जो पदयात्रा निकाला था बेगूसराय में। बात करते हैं ओबीसी की और सपोर्ट करते हैं कन्हैया कुमार जैसे नेता को। उसी के साथ आकर के बिहार में पलायन रोको पदयात्रा में शामिल हुए थे। तो ये किस प्रकार से कांग्रेस की नैरेटिव है और कितने लाख जूते चले थे, वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ आप में दिखाई देगा। ये तो कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरे की बात है। एक बात और राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस क्रिश्चियन पर आक्रमण करेगी। एक बार विदेश में उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जाता, उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दी जाती है, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। अब ये किस सिख कम्युनिटी को इन्होंने देखा? ये इस देश के तो किसी नागरिकों ने और सिख समुदाय के किसी लोगों ने इस पे तो कभी बयान नहीं दिया। हाँ, ये अलग बात है कि खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं वो राहुल गांधी के इस बात को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये बातें अच्छी लगी। तो वो तो नेचुरली है कि सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी को। इनके जो ओवरसीज प्रेसिडेंट है सैम पित्रोदा, जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो उनके सारे कार्यक्रमों को मैनेज करने का काम सैम पित्रोदा ही करता है। वो भी बयानों में काफ़ी हाईलाइट होते हैं। ये आपने देखा हो, कई बार उन्होंने उटपटांग बयान दिए हैं, जातियों को लेकर, समूहों को लेकर, इस तरह की कई बार उनकी बयान चर्चा में रहती है। उन्होंने ये बात कहा कि ये जो अधिवेशन होता है इसमें सिर्फ बातें होती है, लागू कुछ नहीं होता। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया रायपुर और जयपुर सम्मेलन का कि उसमें जो फैसले हुए वो लागू कहाँ हुए। तो यही थी खबरें दोस्तों। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर अब ताला लग गया है और एक नया शब्द हारमोनी गढ़ा गया है। ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या इस पे योजनाएं बनती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये फैक्ट्स कंटेंट अच्छे लगे हों। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे नए चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। स्क्रीन पे QR कोड है और डिस्क्रिप्शन में भी सारे डिटेल आपको मौजूद मिल जाएंगे। आप अपना सहयोग जरूर से जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।